बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा में हम राम रतन धन पायो इस पद के अंतर्गत जो मेरा भाई के पद हैं उसके अंतर्गत जो प्रश्नोत्तर हैं उसको हम देख रहे हैं। कल की कक्षा में भी हमने प्रश्नोत्तरों को पढ़ा था। आज की कक्षा में हम व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं शब्द हैं, उनके दो दो पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है। जैसा कि पहला है जग। जग को हम जगत और संसार कहते हैं। जग को हम जगत भी कहते हैं और संसार भी कहते हैं। दूसरा शब्द जो है दिन। दिन को हम दिवस और वार कहते हैं। दिन को दिवस और वार भी कहते हैं। प्रभु। प्रभु यानी स्वामी और परमात्मा, भगवान भी हो सकते हैं। प्रभु, स्वामी, परमात्मा। नाव यानी तरानी और किश्ती। इस प्रकार हम शब्दों को देख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। यानी यहाँ पे कुछ शब्द हैं, उनको हिंदी मानक रूप लिखिए, यानी इसका शब्दार्थ ही लिखना होगा। जैसे कि पहला है करी, जिसे हम कर कहते हैं। दूसरा है अमोलक, जिसे अमूल्य कहते हैं। और तीसरा है सत्य यानी सत्य, जिसका अर्थ है। चौथा है रतन, जिसे हम रत्न कहते हैं। कृपा यानी कृपा। छठा है जस यानी यश। जस यानी यश। इस प्रकार हम देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, दिए गए उदाहरण के अनुसार अन्य शब्दों को रूपांतरित कीजिए। जैसे कि यहाँ पे पहला जो शब्द दिया गया है पायो यानी पाया। पायो यानी पाया। इस प्रकार यह उदाहरण शब्द है। आगे जो शब्द दिए हैं उसको हम लिखना है। दूसरा जो है आयो यानी आया। आयो यानी आया। तीसरा जो है गायो। गायो यानी गाया। खोवायो यानी खो दिया। खोवायो यानी खो दिया। पांचवा है अपनायो, जिसे हम अपनाया कहते हैं। अपनायो यानी अपनाया कहते हैं। छठा जो है बोल्यो यानी बोला। बोल्यो यानी बोला। इस प्रकार हम यहाँ पे शब्दों को रूपांतरित कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पे पांचवें प्रश्न के बाद में जो छठा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे पुस्तक में देख रहे हैं। छठा प्रश्न भाषा, उपभाषा और बोली, इसके बारे में दिया गया है। इस प्रश्न को सिर्फ पढ़ना है और समझना है। मीराबाई भक्तिकाल की कवयित्री हैं। इनकी रचनाएं राजस्थानी शैली में लिखी गई हैं। राजस्थानी मूलतः एक बोली है, लेकिन इसमें साहित्यिक रचना की गई है, इसलिए यह उपभाषा बन गई है। आइए भाषा, उपभाषा और बोली के अंतर को समझें। सबसे पहले भाषा क्या होती है। भाषा का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। वह अपने मूल क्षेत्र से बाहर तक फैल जाती है और उसमें साहित्य की एक लंबी परंपरा होती है। उसके किसी एक क्षेत्र में बोलियां और उपभाषाएं बोली जाती हैं। दूसरा जो है उपभाषा। उपभाषा यानी उपभाषा किसी भाषा के सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। उपभाषा में लघु कथा, कहानी, कविता आदि साहित्यिक रचनाएं लिखी जाती हैं। मथुरा के आसपास ब्रज उपभाषा बोली जाती है। ब्रज भाषा खड़ी बोली, अवधी तथा मैथिली बोलियां हैं, परंतु उनका प्रयोग साहित्यिक रचना के लिए किया गया है, इसलिए ये उपभाषा बन गई। भागलपुर और
मुंगेर बिहार जिले में अंगिका उपभाषा है। इसमें साहित्यिक रचनाएं होती हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय में इसे पढ़ाया जाता है। इन क्षेत्रों की मुख्य भाषा हिंदी है। बोली किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं होती और इसे सरकारी कामकाज में मान्यता प्राप्त नहीं होती। आज खड़ी बोली का सर्वत्र प्रचलन है। इस खड़ी बोली में साहित्यिक रचनाएं भी खूब होती हैं, यहाँ तक कि इसमें केवल विदेशी शब्दों की प्रचुरता है, बल्कि तकनीकी शब्दों का भी बेरोकटोक प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार हमारी भाषा का कलेवर दिनों दिन समृद्ध हो रहा है। इस प्रकार बच्चों इसको आप बस एक बार पढ़िए और भाषा उपभाषा बोली किसे कहते हैं समझिए। जो सातवां जो प्रश्न है, कविता को याद कर लीजिए तथा कक्षा में गाकर सुनाइए। जैसा कि आप इस कविता को याद करिए और आप अपने घर में अपने पेरेंट्स के सामने पढ़कर सुनाइए। आठवां जो प्रश्न है, नीचे दिए गए वर्ग पहली में से भक्ति काल के 5 हिंदी कवियों के नाम चुनकर लिखिए। जैसा कि आप यहाँ पे एक कोष्टक देख रहे हैं, इसमें कुछ व्यंजन है। इसके माध्यम से आपको 5 कवियों के नाम लिखना है। जैसा कि सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं तुलसीदास, और उसके बाद में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कबीर दास। उसके बाद में जो तीसरा जो है जैसा कि सूरदास, और उसके बाद में रस खान, और 5वां जो शब्द है वृंद, यानी ये भी एक भक्ति काल के कवि हैं। इस प्रकार आप बच्चों देख सकते हैं। यह आपका आज का गृह कार्य है प्रश्नोत्तरों से संबंधित। इसको आप अच्छे से लिखिए।